हेलो 11th क्लास, वेलकम बैक ऑन साया कॉमर्स क्लासेस। 11 स्टूडेंट्स, मैं आपके सामने फिर हाजिर हूँ इकोनॉमिक्स की एक और नई वीडियो के साथ। इकोनॉमिक्स में हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 2 इंडियन इकोनॉमी 1950 टू 1990। सो मोस्ट ऑफ टॉपिक हम इस चैप्टर का डिस्कस कर चुके हैं। होप आपने प्रीवियस वीडियो देख ली होगी। सो लास्ट टॉपिक बचता है हमारा फॉरेन ट्रेड ऑफ इंडिया इन बिटवीन 1950 टू 1990। सो स्टूडेंट, आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो फटाफट से प्ले लिस्ट में जाके देख लें। आज की वीडियो में हम चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। सो बात करते हैं फॉरेन ट्रेड है क्या। सो फॉरेन ट्रेड एट द पीरियड ऑफ इंडिपेंडेंस, इंडिया के अंदर मोस्टली रॉ मटेरियल इंडिया से ब्रिटेन जाता था और ब्रिटेन से वो फाइनल गुड तैयार होके इंडिया के पास आती थी, जो कि इंडियंस को वो हाई रेट में मिलती थी। मीन्स क्या था, काम करते कौन? इंडियन, और उसका क्रेडिट कौन लेते? ब्रिटिश लेते थे। तो इस वजह से क्या हुआ कि जो ट्रेड बैलेंस था वो पॉजिटिव था। क्या देखने को मिला आपको? ट्रेड बैलेंस पॉजिटिव देखने को मिला। बट उसके अंदर कुछ सिग्निफिकेंट चेंजेस हुए फॉरेन ट्रेड की वजह से, वो हम बात करेंगे। सो बात करें एट द पीरियड ऑफ इंडिपेंडेंस, रॉ मटेरियल्स वर अबाउंडेडली exported from the India to Britain, while completed goods from the Britain was imported to India, and notably the trade balance was positive, कि इंडिया से रॉ मटेरियल जाता और ब्रिटेन से वो फाइनल गुड तैयार होके आती। सो फ्लोइंग, देखो पॉजिटिव इसीलिए कहा गया कि इंडिया से तो क्या होता, रॉ मटेरियल चला जाता और वहाँ से फाइनल गुड तैयार होके आ जाती। बट यहाँ पर नेगेटिव इफेक्ट यही था कि मोस्टली चीज़ें इंडियन होती बट टैग उन पे किनका लगता? ब्रिटेन का लगता, ब्रिटिश का लगता, ठीक है। सो फॉलोइंग इंडिपेंडेंस, इंडियन फॉरेन ट्रेड एक्सपीरियंस्ड सिग्निफिकेंट चेंजेस इंक्लूडेड। तो उस वजह से आपको क्या क्या चेंजेस देखने को मिला? फर्स्ट इज डिक्रीज ऑफ परसेंटेज शेयर ऑफ एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट, कि यहाँ पर एग्रीकल्चर जितना एक्सपोर्ट करना था उसकी परसेंटेज तो कम हुई, क्योंकि एग्रीकल्चर क्या देता था? मोस्टली रॉ मटेरियल देता था, और वो कहाँ चला जाता? ब्रिटेन में चला जाता। तो यहाँ पर इनकी परसेंटेज कम होने लगी। इंक्रीज इन प्रोपोर्शन ऑफ मैन्युफैक्चर्ड आइटम इन टोटल एक्सपोर्ट, यहाँ पर जो मैन्युफैक्चरिंग आइटम्स थी उनका टोटल एक्सपोर्ट बढ़ने लगा, क्योंकि इंडियन जो ब्रिटिश क्या करते, रॉ मटेरियल को फाइनल गुड में तैयार करके इंडिया के अंदर उनको एक्सपोर्ट करते। सो अ शिफ्ट इन डायरेक्शन ऑफ एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ट्रेड, यहाँ पर जो एक्सपोर्ट की जगह इम्पोर्ट ने ले ली, इम्पोर्ट की जगह एक्सपोर्ट ने ले ली, ये शिफ्ट हो गई उनकी डायरेक्शन। देन उसके बाद था इफेक्ट ऑफ पॉलिसीज ऑन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। इन चीज़ों का इफेक्ट, जो ये पॉलिसीज बनाई थी उनका इंडियन डेवलपमेंट के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा? भाई जो 5 ईयर प्लान बने थे हमारे, 7th ईयर 5 ईयर जो प्लान था उसके ऊपर सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को मिला था। वहाँ पर जो इंडस्ट्रियल सेक्टर का कंट्रीब्यूशन जीडीपी के अंदर 13% बढ़ गया था। कब? 1951 में। अब ये 13% 1991 के अंदर 24.6% हो गया था। देखो 1950 में कितना था? 13%। अब ये बढ़ते बढ़ते 1991 टू कितना हो गया? 24.6%. So the increase in the industrial share of GDP is key sign of the progress, कि इस जो जीडीपी के अंदर प्रोग्रेस का यही देखने को मिला कि यहाँ पर जो इंडस्ट्रियल शेयर था वो इंक्रीज होने लगा था। सो प्रोडक्शन लेवल बढ़ेगा तभी तो इंडस्ट्रीज का शेयर इंक्रीज होगा जीडीपी के अंदर। So the industrial sector yearly growth rate was 6% during the time of commendable, कि जो कितना देखने को मिला था यहाँ पर ग्रोथ रेट इंडस्ट्रियल सेक्टर की? ईयरली 6%। प्रोटेक्शन फ्रॉम फॉरेन ट्रेड कंपटीशन allowed indigenous industries in the electronic and automobile sector and emerged that would not have otherwise been possible,
कि सबसे ज़्यादा जो इंडस्ट्रियल सेक्टर का जो कंपटीशन लेवल बढ़ा था उनसे प्रोटेक्शन किया गया था। कौन कौन से, कहाँ कहाँ पर? इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमोबाइल्स में। ठीक है, इसके अलावा और ज़्यादा आपको चेंजेस नहीं देखने को मिले थे। सम इंडस्ट्रीज वर प्राइवेटाइज while other remained in the public sector। कुछ सेक्टर ऐसे थे जिनको प्राइवेटाइजेशन कर दिया था, जिनको प्राइवेट सेक्टर में इंक्लूड कर दिया था, कुछ ऐसे थे जो पब्लिक सेक्टर में ही रहे थे। सो 1991 के बाद तो बहुत ही ज़्यादा प्राइवेटाइजेशन आ गया था, जो कि कंसेप्ट हम आगे पढ़ेंगे। ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, सो ये सारे प्राइवेटाइजेशन ये किस वजह से आए थे वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, समझ आ गया कि जो पॉलिसीज बनी थी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की उनका इफेक्ट क्या था। उसके बाद आया प्राइवेट लाइसेंस राज, परमिट लाइसेंस, प्राइवेट नहीं परमिट लाइसेंस राज। यहाँ पर बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले उनके लिए लाइसेंस लेना कंपलसरी कर दिया, रिक्वायर्ड कर दिया गया कि भाई बिना लाइसेंस के कोई भी बिजनेस स्टार्ट नहीं होगा। So the requirement for the obtaining a license to start a business were abused by industrial houses। उन्होंने अब्यूज कर दिया कि आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना है तो। A large industrialist would seek a license not be start a new business। भाई बहुत सारे इंडस्ट्रियल्स ऐसे रहे जिनको लाइसेंस नहीं मिला अपने नए बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, बट टू प्रिवेंट कॉम्पिटिटर फॉर डूइंग सो, लेकिन वो अपने कंपटीटर से बचते रहे, कुछ ना कुछ काम तो करते रहे ना। सो एक्सेसिव रेगुलेशंस नोन एज ए परमिट लाइसेंस राज, जो बहुत ही ज़्यादा रेगुलेशन, रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए गए, रूल्स एंड जो रेगुलेशन बनाए गए थे बहुत ही ज़्यादा, उन्हीं को क्या कहा गया था? परमिट लाइसेंस राज। सो स्टॉप्ड सर्टेन एंटरप्राइजेज फ्रॉम बिगिनिंग मोर एफिशिएंट। इससे क्या कर दिया, यहाँ पर जो सर्टेन बिजनेस थे उनको ज़्यादा एफिशिएंट बनने से बंद कर दिया गया। जिनके पास लाइसेंस था उन्हीं को एफिशिएंसी मिलने लगी। हैंस इशू लाइक्स गवर्नमेंट लाइसेंसिंग, इवोल्यूशन ऑफ द सक्सेस एंड द एक्सटेंट टू विच द पब्लिक सेक्टर फुलफिल्स इट्स सोशल ऑब्जेक्टिव। यहाँ पर गवर्नमेंट ने लाइसेंस जो इशू किए थे उस वजह से, या उनकी जो सक्सेस कितनी हुई है या कितनी नहीं हुई है, तो ये सोशल जो ऑब्जेक्टिव थे वो पब्लिक सेक्टर का ही एक मतलब पार्ट बन के रह गए। कि पब्लिक सेक्टर क्या देखने लगा कि ज़्यादा से ज़्यादा जो सोशल लोगों की जो रिक्वायरमेंट है वो उनको फुलफिल किया जाए। और कंपटीशन फ्रॉम फॉरेन ट्रेड, जो बाहर अदर कंट्री के अंदर हम ट्रेड करते थे उनको कंपटीशन से बचाना, कि हम एक्सपोर्ट ना, इम्पोर्ट कम करें एक्सपोर्ट ज़्यादा करें, ये पॉलिसी देखी गई। सो कंट्रोल बाय द प्राइवेट सेक्टर लीड टू द इंट्रोडक्शन ऑफ अ न्यू इकोनॉमी पॉलिसी इन द ईयर 1991। सो ये ओवरऑल सारी चीज़ें जो प्राइवेट सेक्टर के ऊपर ज़्यादा कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया था, उस वजह से एक नई इकोनॉमी पॉलिसी लागू की गई 1991 में, जो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, सो ओवरऑल आपको चैप्टर समझ आ गया होगा कि जो हमारी इंडियन इकोनॉमी थी उसकी कंडीशन क्या थी 1950 1990 के बीच में। ठीक है, सो होप आपको समझ आ गया होगा कि हम किस तरीके से हमने डेवलपमेंट किया था और किस तरीके से क्या क्या चीज़ें नई जोड़ी थी, कहाँ कहाँ पर जीडीपी ने अपना ज़्यादा इफेक्ट दिखाया था, अपना शेयर दिया था। ओके, सो स्टूडेंट ये था हमारा चैप्टर नंबर 2 इंडियन इकोनॉमी 1950 1990। होप पूरा चैप्टर आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आपसे रिक्वेस्ट है स्टूडेंट, कोई भी डाउट है आपका मुझे कमेंट करके बता दीजिए, ताकि जितना जल्दी मेरे से पॉसिबल होगा मैं आपके डाउट को क्लियर कर सकूं, चैप्टर आपको कवर अप करवा सकूं। या आपको लगता है कि मैम ये वाला टॉपिक बचता है इस चैप्टर में, तो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दे। जितना जल्दी मेरे से पॉसिबल होगा मैं आपके डाउट को सोल्व करूँगी। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट, बाय बाय एंड टेक केयर। आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक साया कॉमर्स क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा ले, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट।